हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी का एक बहुत ही छोटा और सिंपल सा चैप्टर जिसका नाम है कॉम्पेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। चैप्टर 4 मार्क्स का हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आ जाता है। चैप्टर के अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी और बाकी पूरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो इसकी थ्योरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर की, तो मैं आपको चैप्टर के एंड होने पर समझा दूंगा और चैप्टर के एंड होने पर थ्योरी और अच्छी तरीके से इसकी समझ में आ जाएगी। बाकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हम पहले सीखेंगे। तो चैप्टर का नाम है कॉम्पेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आइए चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है टूल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दो चीजें हैं, क्योंकि हम कंपनी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। दो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, सबसे पहला हमारा आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा आती है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, तो जब भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाकर रेडी करते हैं तो उसकी हम एनालिसिस करने के लिए जनरली 4 तरीके के स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। पहले कंपैरेटिव, दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट। हम इस पूरे चैप्टर में यही दोनों चीजें सीखने वाले हैं। उसके बाद रेशियो एनालिसिस और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके लिए पूरा सेपरेट चैप्टर है, इसके लिए भी पूरा सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, तो दो चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट और दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्लियर होता है? तो कंपैरेटिव में हम लोग क्या सीखेंगे जरा समझेंगे। कंपैरेटिव को हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं और कॉमन साइज को हम लोग वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। अभी समझेंगे हम लोग। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट सीखेंगे और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंपनी में दो चीजें होती है स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कंपैरेटिव में दोनों चीजें सीखेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। और कॉमन साइज में भी दो चीजें सीखेंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, जब भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाकर रेडी करते हैं तो हर कंपनी ये जानना चाहती है कि मेरे असेट्स बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। ठीक है, मेरी लायबिलिटीज बढ़ रही है या कम हो रही है, मेरे एक्सपेंसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेरी इनकम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हर कंपनी ये सारी चीजें जानने के लिए इंटरेस्टेड होती है। तो जब भी कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाकर रेडी करती है तो कंपनी फिर कंपैरिजन करती है। कई बार कंपनी अपने प्रीवियस ईयर के डाटा से, यानी प्रीवियस ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट से अपने इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करती है, कंपैरिजन करती है। कई बार कंपनियां ऐसे भी करती है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को दूसरी फर्मों के, जो उसकी कंपटीशन वाली फर्में हैं, उनसे कंपैरिजन करती है। तो यहां इसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, अगर कोई कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से ही कंपेयर करती है तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लेकिन अगर कोई कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को दूसरी फर्मों की बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपैरिजन करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन। अब ये इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन करने के लिए हम दो तरीके की स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला कंपैरेटिव स्टेटमेंट और दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं और इसको हम लोग वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। इसके अंदर हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, एक एब्सोल्यूट चेंज कि भाई प्रीवियस ईयर में कोई अमाउंट कितना था, इस साल वो अमाउंट कितना हो गया, तो उसका डिफरेंस निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज, और उसके बाद फिर हम उसका परसेंट निकाल देते हैं। यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर पिछले साल के डाटा को, प्रीवियस ईयर के डाटा को इस साल के डाटा से क्या करा जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर अमाउंट को बेस बना लेते हैं। जैसे हम अपने टोटल एसेट्स को कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, अपने करंट एसेट से, अपने फिक्स एसेट से, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में किसी पर्टिकुलर अमाउंट से हम अपने सारे आइटम्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जबकि इसके अंदर हम अपने प्रीवियस ईयर के डाटा को इस साल के डाटा से कंपैरिजन करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसे कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्लियर होती है बात? ठीक है, तो चैप्टर में दो चीजें पढ़नी है। पहला कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें पढ़नी है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट में दो चीजें पढ़नी है, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसमें कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर मान के चलो 2023 है, 2024 है,
इसको इससे कंपेयर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम एक फिक्स अमाउंट को क्या करते हैं, सारे आइटम से, जैसे मान लो ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी और ये भी, तो हम इस अमाउंट से पहले इसको कंपेयर करेंगे, फिर इस अमाउंट से इसको कंपेयर करेंगे, फिर अमाउंट से इसको, फिर इससे इसको, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। क्लियर हो गया? वर्टिकल एनालिसिस यानी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालते हैं। तो याद रखेंगे, कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट में आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट और परसेंट, चाहे वो आप बैलेंस शीट बना रहे हो, चाहे वो आप P&L बना रहे हो, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपको सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, सिर्फ परसेंटेज चेंज। क्लियर होती है बात? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम बचे तो भाई मैं सारी चीज़ें पहले से ही लिख के लाऊं ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए, वीडियो छोटी बन जाए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने के लिए जा रहे हैं कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। देखो 4 तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, 4 तरीके के क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले कॉम्परेटिव बैलेंस शीट पे करेंगे, फिर कॉमन साइज P&L करेंगे, सॉरी फिर कॉम्परेटिव P&L करेंगे, फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट, फिर कॉमन साइज P&L। क्लियर? तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। देखो कॉम्परेटिव बैलेंस शीट में क्या होगा, आपको सिंपल एक ऐसी बैलेंस शीट दे देगा। क्लियर? क्वेश्चन वाला क्या करेगा, आपको सिंपल एक ऐसी बैलेंस शीट दे देगा, सिंपल बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में बोलेगा कि प्रिपेयर करना है आपको कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना पूरा बैलेंस शीट एज इट इज नोट करना है, पूरा बैलेंस शीट एज इट इज नोट करना है, ऊपर लिख देना है कॉम्परेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट। क्लियर? और पूरा बैलेंस शीट एज इट इज क्वेश्चन में से देखकर नोट कर लेना है। क्लियर होता है? उसके बाद आपको सिर्फ 2 कॉलम एक्स्ट्रा निकालने हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंट चेंज। क्लियर होती है बात? अगर आपको कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, आपका जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट को एज इट इज नोट करना है और उसके बाद 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंट चेंज। बस यही निकलता है कॉम्परेटिव बैलेंस शीट में, ठीक है। तो आइए जरा एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अगर इसमें देखोगे तो ये वाला हमारा करंट ईयर है और ये वाला हमारा प्रीवियस ईयर है। 350 में से 3 लाख गया तो ये आ गया आपका 50,000। क्लियर? 2 में से 1 लाख गया तो 1 लाख नेगेटिव आ गया, ठीक है। उसके बाद 150 में से 1 लाख गया तो 50,000 आ गया, ठीक है। 6 में से 6 0 हो गया। ये इस तरीके से हम एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। 4 में से 3 गया तो 1 लाख आ गया, 2 में से 3 गया तो ये नेगेटिव का 1 लाख आ गया। बोलो क्लियर? ठीक है। और 6 में से 6 0 हो गया। ये हमारा एब्सोल्यूट चेंज आ गया, ठीक है। परसेंट चेंज कैसे निकालेंगे? जो एब्सोल्यूट चेंज आया है, एब्सोल्यूट चेंज यहां पर कितना आया है, 50,000 आया है, अपॉन में प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट यहां पर कितना है, 3 लाख, 30 लाख लिख दिया मैंने, और इनटू में हम लोग कर देंगे 100, जो भी अमाउंट आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? ठीक है। तो ये 16.6% आ जाएगा। उसके बाद फिर से एब्सोल्यूट चेंज यहाँ का कितना है, नेगेटिव 1 लाख, अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है, 2 लाख, और इनटू कर देंगे हम लोग 100। तो ये हमारा 50% आएगा, पर ये नेगेटिव आएगा। आपको परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ऊपर लिख रखा परसेंट चेंज, बस वो काफी है। फिर यहां पर एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 50,000, प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है, 1 लाख, और इनटू में हम लोग क्या कर देंगे 100। ये भी हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। यहां पर एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 1 लाख, अपॉन प्रीवियस ईयर कितना है, 3 लाख, और इनटू में करेंगे हम लोग 100, 33.3% आ गया। एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 1 लाख, अपॉन प्रीवियस ईयर कितना है, 3 लाख, और इनटू में करेंगे हम लोग 100। क्लियर? तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 33.3% आ जाएगा। क्लियर होती है बात? ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये बहुत सिंपल है। अगर आपका कॉम्परेटिव बैलेंस शीट एग्जाम में आता है, कुछ भी नहीं करना, ऊपर कॉम्परेटिव बैलेंस शीट लिखना है, जो आपको क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन को एज इट इज नोट करना है, उसके बाद 2 कॉलम एक्स्ट्रा निकालने हैं, एब्सोल्यूट और परसेंट। एब्सोल्यूट कैसा, करंट माइनस प्रीवियस, जो रीसेंट का ईयर होगा करंट मानना है, जो पीछे का ईयर होगा प्रीवियस मानना है, करंट में से प्रीवियस माइनस करके निकालना है, फिर एब्सोल्यूट परसेंट चेंज निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू में 100। बोलो क्लियर होता है?
तो आपको कॉम्परेटिव बैलेंस शीट समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना, ये हमारे एग्जाम के अंदर आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर कई बार एग्जामिनर जो है ना P&L का फॉर्मेट हमारे को नहीं देता। तो हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में देखना है, अगर कॉम्परेटिव P&L का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और अगर उसका फॉर्मेट नहीं बना, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर फॉर्मेट नहीं बना तो पहले उसको फॉर्मेट के अंदर आपको सेट करना है, फॉर्मेट बना के सेट करना है, उसके बाद फिर आप लोग करोगे। तो यहां पर भी कॉम्परेटिव P&L के अकाउंट में भी हम दो ही चीजें निकालेंगे, एक हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, और एक क्या निकालेंगे, परसेंट चेंज। सबसे पहले P&L का फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। P&L में सबसे पहले आता है इनकम। इनकम में यहां पर दो तरीके इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे हम लोग नेट सेल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अदर इनकम। तो सेल की इनकम और अदर इनकम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, टोटल रेवेन्यू, यानी कि टोटल इनकम। क्लियर। उसके बाद अगला कॉलम बनाना है एक्सपेंस का। कोई सा भी एक्सपेंस आ जाए, सारे एक्सपेंस आ जाएंगे, जैसे मटेरियल कंज्यूम का एक्सपेंस आ गया, परचेज करा हमने स्टॉक, उसका एक्सपेंस आ गया, चेंज इन स्टॉक आ गया, उसका एक्सपेंस है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आ गया, फाइनेंस कॉस्ट का एक्सपेंस आ गया। सारे कॉस्ट को जोड़ेंगे हम लोग, सारे कॉस्ट को जोड़ेंगे, हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा आएगा, जो आपका टोटल रेवेन्यू आया है ये अमाउंट, और ये जो टोटल एक्सपेंस आया है आपका ये वाला अमाउंट, इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारे को प्रॉफिट पता चल जाएगा। क्लियर। इस प्रॉफिट के अंदर से हम इनकम टैक्स को माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट नहीं बना तो आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि प्रिपेयर करना है हमारे को कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब देखो ये इनकम स्टेटमेंट, यानी ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके अंदर ये प्रिपेयर नहीं है, यानी कि हमारे फॉर्मेट के अंदर ये एडजस्ट नहीं हो रखा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, पहले हमें P&L बनाना पड़ेगा, और P&L बनाने के बाद हम एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंट चेंज को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमारे को क्या दिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट आइटम है, इनकम का पार्ट है, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये हमारा एक्सपेंस है। फिर अदर एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है। फिर लास्ट में जो टैक्स माइनस हो जाएगा, ठीक है, कितने परसेंट है, 30% टैक्स का रेट दिया है। तो आइए जरा इसको फॉर्मेट में सेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो इसे मैं फॉर्मेट में सेट कर लेता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर नोट नंबर, कौन कौन सा ईयर है, 2023 और 22। तो 2023 ईयर है, 22 ये हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा और ये हमारा करंट ईयर हो जाएगा, ठीक है। अभी दो कॉलम और बना लेने, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंट चेंज, ठीक है। आइए पहले फॉर्मेट बनाते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मेट बना हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनकम। क्लियर। इनकम के अंदर क्या है, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये इनकम का पार्ट है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना लिखा हम लोगों ने, 2022 का कितना है, 20 लाख, और 2023 का 45 लाख। तो ये हमारा आ गया, बोलो क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं इनकम के अंदर, और कोई इनकम है, अदर इनकम नहीं है। तो अदर इनकम नहीं है तो छोड़ दो, यही अमाउंट हमारा क्या बन जाएगा, टोटल बन जाएगा। तो ये हमारा टोटल भी आ गया, क्लियर होता है। उसके बाद अगला क्या आ जाएगा, एक्सपेंस। तो ये देखो हमने एक्सपेंस लिखा। एक्सपेंस के अंदर कौन कौन सा, ये भी हमारा एक्सपेंस है और ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस लिख देते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, 2023 का कितना है, 10 लाख है, ठीक है, और 22 का कितना है, 8 लाख, ठीक है, ये 8 लाख हो गया। उसके बाद अदर एक्सपेंस में चेक करो, अदर एक्सपेंस में 23 में कितना है, 5 लाख, 23 में 5 लाख है, और इसमें कितना है, 2 लाख। अब देखो एक्सपेंस भी दोनों हो गए, इनकम में सिर्फ ये था और एक्सपेंस में दोनों एक्सपेंस थे। तो दोनों एक्सपेंस को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंस आ गया, ये टोटल एक्सपेंस और ये हमारी टोटल इनकम। क्लियर। तो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, 20 लाख में से 10 लाख माइनस हो गया तो कितना आ गया, 10 लाख, ये हमारा पीबीटी आ गया। बोलो क्लियर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले 45 लाख में से हमने 15 लाख को माइनस करा, 30 लाख आ गया। अब इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स कितना है, 30%। तो ये जो अमाउंट आएगा ना इसका 30%, 10 लाख का 30% 3 लाख, और 30 लाख का 30% कितना आ गया, 9 लाख आ गया, ठीक है। 30% का टैक्स रेट है, तो ये हमारा टैक्स आ गया। अब टैक्स में हमने क्या करा, इस अमाउंट में से जो प्रॉफिट था उसमें से हमने टैक्स माइनस करा, तो नेट हमारे को प्रॉफिट जो मिला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 7 लाख मिला और ये 21 लाख। तो अगर क्वेश्चन के अंदर
ये पी एंड एल एज इट इज बना होता तब तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर तो मैं सीधा एब्सोल्यूट लिखता और परसेंट लिखता। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि पी एंड एल का फॉर्मेट बना हुआ नहीं है तो हम पहले पी एंड एल का फॉर्मेट बनाकर उसे एडजस्ट कर लेंगे सारे अमाउंट को। अब हम एब्सोल्यूट चेंज और परसेंट चेंज को कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेते हैं। देखो फॉर्मूला क्या एब्सोल्यूट चेंज का, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये रहा करंट और ये रहा प्रीवियस। ध्यान देना कई बार इधर भी होता है, कई बार इधर भी होता है। तो 45 लाख में से 20 लाख माइनस हो गया तो कितना बचा, 25 लाख। क्लियर होता है। फिर 45 में से 20 गया तो वही अमाउंट आ जाएगा 25 लाख। तो इसका ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 लाख में से 8 लाख गया तो कितना आ गया, 2 लाख। 5 लाख में से 2 लाख गया तो 3। 15 में से 10 गया तो 5। उसके बाद 30 में से 10 गया तो 20 लाख। 9 में से 3 गया तो 6 लाख और 21 में से 7 गया तो 14 लाख। एब्सोल्यूट चेंज आ गया। परसेंट चेंज बहुत सिंपल है, एब्सोल्यूट अपॉन में प्रीवियस ईयर। जैसे एब्सोल्यूट आ रहा है यहां पर 25 लाख अपॉन में प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट चेक कर लो 20 लाख और इनटू में 100, इनटू करके लिख लेना आप लोग, ठीक है। इसका भी सेम ही आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है 2 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर कितना है 8 लाख और इनटू में हम करेंगे कितना 100, ये आ जाएगा आपका 25%, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 3 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर कितना है हमारा 2 लाख और इनटू में 100, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिख लेना है ना, इनटू कर करके आप लोग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं क्या क्या आएगा। फिर कितना आ रहा है 5 लाख अपॉन में प्रीवियस ईयर कितना है हमारा 10 लाख और इनटू में आ गया 100, ठीक है। उसके बाद कितना आ रहा है 20 लाख अपॉन में प्रीवियस ईयर कितना है 10 लाख और इनटू में आ गया 100। उसके बाद कितना है 6 लाख, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, अपॉन में कितना है 3 लाख प्रीवियस ईयर और इनटू में 100। लास्ट में ऐसे ही करना है 14 लाख प्रीवियस ईयर कितना है 7 लाख और इनटू में कर देना 100। ये अमाउंट आप निकाल लेना, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो कॉम्परेटिव पी एंड एल बहुत सिंपल है। कॉम्परेटिव पी एंड एल अगर फॉर्मेट नहीं बना, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मेट बना हुआ नहीं आएगा, मैं कंफर्म हूं, क्योंकि इतना सिंपल तो आपको देगा नहीं। फॉर्मेट नहीं बना, फॉर्मेट बनाया, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंट चेंज। क्लियर होती है बात, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी समझो, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहा है, प्रिपेयर कॉम्परेटिव पी एंड एल स्टेटमेंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसका पार्ट है, इनकम का पार्ट है। अदर इनकम किसका पार्ट है, इनकम का पार्ट है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस किसका पार्ट है, एक्सपेंस का पार्ट है। इनकम में दोनों जोड़ेंगे एक्सपेंस ही आ जाएगा, तो इनकम में से फिर एक्सपेंस को माइनस करेंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन कैसे लिखिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो हमारा नेट सेल है वो 2017-18 में 15 लाख और 16-17 में 10 लाख है। फिर अदर इनकम, अदर इनकम कितना है, अदर इनकम कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60% और यहां पर 50%। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या है, टोटल रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू आएगा उसका 40% और 16-17 में 30%। फिर टैक्स रेट कितना है 40%। तो आइए थोड़ा हम इसका पी एंड एल स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। पी एंड एल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, देखो ध्यान से समझना, कैलकुलेट आप कर ही लोगे, ठीक है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17-18, ठीक है, मैंने 17-18 इधर लिख दिया है और 16-17 इधर लिख दिया है, कोई इशू नहीं है इससे, ठीक है। तो ये कितना है 10 लाख और इधर का कितना है 15 लाख, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कहता है 17-18 के अंदर, 17-18 के अंदर कहता है कि 15 लाख का 60% अदर इनकम होगी। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम। अदर इनकम कितना है, पहले 16-17 का 50% है और 17-18 का कितना है 60%। तो इसका 50% 5 लाख और इसका 60% कितना 9 लाख। बस ये ध्यान देना है, ध्यान, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसका टोटल कर लेंगे। इनकम में ये दो ही था, ये 15 आ गया, ये 24 आ गया, ये टोटल हमारी इनकम आ गई, टोटल आ गया, क्लियर। टोटल के बाद आ जाते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस में है एक ही एक्सपेंस है आपका, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना है 40% है 2017-18 का,
2017-18 का कितना है 40%, ये 40% है। किसका 40% है, जरा एक बार चेक करना किसका 40% है ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू यहां पर कितना आ रहा है, टोटल रेवेन्यू आ रहा है 24 लाख। 24 लाख का यहां पर 40% और 15 लाख का यहां पर 30%। क्लियर होती है बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका हमने कितना निकाला 30% और इसका हमने कितना निकाला है 40%। ठीक है, टोटल रेवेन्यू बोल रहा है वो, टोटल रेवेन्यू का। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, प्रॉफिट क्योंकि एक्सपेंस में यही है तो यही टोटल बन गया। 15 में से 450 माइनस करेंगे, ये 10,50,000 और 24 लाख में से 960 माइनस करेंगे, आपका ये अमाउंट आ गया। क्लियर होता है? उसके बाद टैक्स कितना है जरा चेक करो 40%। तो इसका 40% निकालेंगे, 420 आ गया और इसका हमारा 14,40,000 का 40% निकालेंगे तो ये 576 आ गया। इस अमाउंट में माइनस करेंगे अब ये दोनों अमाउंट। ठीक है, इसमें से माइनस करा हमारा 630 आ गया, इसमें से इसको माइनस करा 864 आ गया। तो इस तरीके से हमारा इनकम स्टेटमेंट बनकर तैयार हो गया। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालना है, वही प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये रहा करंट ईयर और ये रहा हमारा प्रीवियस ईयर। 15 में से 10 गया तो कितना आ गया 5 लाख। 9 में से 5 गया तो 4 लाख। ठीक है, उसके बाद 24 में से 15 गया तो 9 लाख। ठीक है जी, 960 में से 450 चला गया तो 960 माइनस 450, 960 माइनस 450, 5,10,000। ठीक है, उसके बाद 440 में से ठीक है 14,40,000 माइनस 10,50,000, 3,90,000। ठीक है, और यहाँ 576 में से 5,76,000 माइनस 4,20,000, ये आ रहा है 5,34,000। ठीक है, लास्ट वाला क्या है 864,000 माइनस 63,000, 864, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 864 माइनस 63,000, 2,34,000। ठीक है, देख लेना अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो। परसेंट चेंज कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू में 100। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है यहाँ पर 5 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितना है 10 लाख और इनटू में 100, जो भी आएगा आप लिखते रहना। ठीक है, फिर एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है यहाँ पर 4 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर कितना है यहाँ पर, प्रीवियस ईयर कितना है 5 लाख और इनटू में 100। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है 9 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है 15 लाख और इनटू में 100। क्लियर? उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है 5,10,000 अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है 4,50,000 और इनटू में 100। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है फिर 3,90,000 अपॉन प्रीवियस ईयर 10,50,000 और इनटू में जी 100। फिर एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है, एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है 534 अपॉन में प्रीवियस ईयर कितना आ रहा है 4,20,000। ये अमाउंट आपका थोड़ा सा गलत है, ठीक कर लो इसको। ये आ रहा है 156,000। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट हमारा थोड़ा गलत हो गया। 156,000 अपॉन में प्रीवियस ईयर कितना हमारा 4,20,000 और इनटू में 100। क्लियर? लास्ट में ये वाला अमाउंट रह गया, इसका भी निकाल देंगे हम। 234,000 अपॉन में प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है 6,30,000 इनटू में 100। क्लियर होती है बात? ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं।
तो अगर आपका स्टेटमेंट बना हुआ नहीं है तो पहले आप स्टेटमेंट बनाओ, फिर एब्सोल्यूट और परसेंट चेंज निकाल दो। ये कैलकुलेट कर करके आप लिख लेना। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट। देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर अमाउंट को बेस मानते हैं और बेस मानकर बाकी सारे अमाउंट से हम उसको क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि हमें इस क्वेश्चन में कॉमन साइज स्टेटमेंट बना के दिखाना है, यानी कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। पहले हम कॉमन साइज बैलेंस शीट कर रहे हैं, फिर हम कॉमन साइज P&L करेंगे। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर या कॉमन साइज P&L में सिर्फ एक ही अमाउंट निकलता है, वो परसेंट निकलता है। ठीक है, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में पर्टिकुलर नोट नंबर, एक हमारे को दो कंपनियों का अमाउंट दिया है, एक सन लिमिटेड का दिया हुआ और एक स्टार लिमिटेड का, दो कंपनियों का दिया है। तो हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन एज इट इज नोट कर लेंगे। बैलेंस शीट को पूरा नोट कर लेना है, जिस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में। ठीक है, पूरा नोट करने के बाद हम क्या लिखेंगे, परसेंट ऑफ स्टार लिमिटेड, ठीक है स्टार कह रहा हूं, सन लिमिटेड, परसेंट ऑफ सन लिमिटेड, और उसके बाद निकालेंगे परसेंट ऑफ स्टार लिमिटेड, इस तरीके से। क्लियर है? सबसे पहले जो बैलेंस शीट दिया उस बैलेंस शीट को आप लिख लो, उसके बाद सन लिमिटेड का परसेंट निकालो, उसके बाद स्टार लिमिटेड का परसेंट निकालो। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हम इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। परसेंटेज निकालने का इसके अंदर फॉर्मूला है, बैलेंस शीट में परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, जिस अमाउंट का परसेंट निकालना है अपॉन में कर दो टोटल, इनटू में कर दो 100। जैसे मुझे अभी सन लिमिटेड का निकालना है, तो अभी मैं फिलहाल स्टार लिमिटेड को भूल जाता हूं, सिर्फ सन लिमिटेड की तरफ मैं ध्यान दूंगा। सन लिमिटेड का पहला अमाउंट है 9 लाख, अपॉन टोटल से डिवाइड करना है, तो इस सन लिमिटेड का टोटल बैलेंस शीट का कितना है, 15 लाख। तो 15 लाख और इनटू में कर दूंगा 100, जो भी आएगा कैलकुलेट करके लिख लेना। उसके बाद सन लिमिटेड का यहां पर कितना आ रहा है, 4 लिमिटेड, अपॉन में टोटल कितना है 15 लाख, और इनटू में करते हैं 100। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम किसी एक अमाउंट को बेस मानते हैं और बाकी के सारे अमाउंट को उससे कंपेयर करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, यहां पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 लाख, अपॉन में करेंगे टोटल कितना है 15 लाख, और इनटू कर देंगे 100। इसका करना है हमें, तो 15 लाख, टोटल भी कितना है 15 लाख, और इनटू कर देंगे 100। जो भी अमाउंट आता है कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे। इसका करना है 10 लाख, डिवाइड में टोटल कितना है 15, ये मान लो बैलेंस शीट का दोनों टोटल तो सेम ही होता है, इनटू में कर देंगे 100। फिर कितना आता है 5 लाख, अपॉन में कर दूंगा 15 लाख, और इनटू में कर दूंगा 100। फिर 15 लाख, अपॉन में भी 15 लाख, और इनटू में कर दूंगा 100। पूरा हमारा ये हो गया। आप जो भी आए कैलकुलेट करके आप लिख लेना। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग निकालेंगे स्टार लिमिटेड का, तो जब हम स्टार लिमिटेड का करेंगे तो अभी आपको सन लिमिटेड को भूल जाना है। स्टार लिमिटेड में पहला अमाउंट क्या है, 12 लाख। ठीक है यार, ये लाइन दो बीच में गलत पड़ गई। ठीक है, ये लाइन गलत थी। ठीक है, कितना है पहला, चेक करो, 12 लाख है ना पहला हमारा 12 लाख, डिवाइड में कितना है 18 लाख, और इनटू में हम लोग करेंगे 100। क्लियर? क्योंकि हम स्टार लिमिटेड का भी निकाल रहे हैं। इसका कितना है 3,50,000, अपॉन टोटल कितना है 18 लाख, और इनटू में हम लोग कर देंगे 100। ठीक है, फिर 2,50,000, अपॉन में करेंगे 18 लाख, और इनटू में हम लोग कर देंगे 100। ठीक है, इसी तरीके से हम करते हुए चले जाएंगे। फिर टोटल ही आ गया 18 लाख, और टोटल भी कितना है 18 लाख, और इनटू में करेंगे 100। सबको कैलकुलेट भी कर लेना। 16 लाख आ गया, अपॉन टोटल कितना है 18 लाख, और इनटू में कर दूंगा 100। फिर कितना है 2 लाख, फिर 18 लाख, और इनटू में हमारा 100। फिर क्या है 18 लाख, और टोटल भी कितना है 18 लाख, और इनटू में 100।
इसका मतलब यह है कि इसमें जो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, कोई भी अमाउंट जिससे निकालना है अपॉन में बैलेंस शीट का टोटल और इनटू में 100। तो आप इसमें चेक कर रहे हो कि हम एक कॉमन बेस मानकर सबको क्या कर रहे हैं, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको वर्टिकल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। जबकि कॉम्पेरेटिव में क्या था, हम इधर से इधर यानी कि एब्सोल्यूट निकाल रहे थे, तो इसलिए हम उसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा रह गया, देखो हमने कितनी चीजें पढ़ ली, एक बार चेक करो। हमने 3 चीजें पढ़ ली। हम लोगों ने पढ़ लिया कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट, हमने पढ़ लिया कॉम्पेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना भी सीख लिया। फिर हमने सीखा कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं कॉमन साइज पी एंड एल। ठीक है, तो कॉमन साइज पी एंड एल में देखो जरा क्या क्या चीजें। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आ रहा हूं। प्रिपेयर कॉमन साइज पी एंड एल स्टेटमेंट। कॉमन साइज पी एंड एल स्टेटमेंट में अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को, ठीक है। अब इसमें फॉर्मेट बना हुआ नहीं है, तो सेम वही, अगर पी एंड एल में फॉर्मेट नहीं बना तो थोड़ा हम फॉर्मेट बना लेंगे। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ये हमारे को इनकम दे रखी है। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये हमारे को एक्सपेंस दे रखा है। अदर एक्सपेंस, ये भी हमारे को एक्सपेंस दे रखा है। रेट ऑफ टैक्स 40% है, ठीक है। हमने क्या करा, फॉर्मेट बना लिया। पर्टिकुलर नोट नंबर बनाएंगे, 15, 16 बनाएंगे और 14, 15 बनाएंगे। क्लियर हो गया। ये हमारा हो जाता है करंट ईयर, ये हमारा हो जाता है प्रीवियस ईयर। सबसे पहले इनकम, इनकम में सिर्फ एक ही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल, 25 लाख और 20 लाख, 25 लाख और 20 लाख। क्लियर होता है। इनकम में और कोई नहीं है, तो यही इनकम टोटल भी हो जाएगी। फिर आ जाते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस में 2 है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 10 लाख और 7 लाख, 10 लाख और 7 लाख। और फिर हमारा अदर एक्सपेंस 2 लाख और 3 लाख, ये आ गया 2 लाख और 3 लाख। टोटल एक्सपेंस जोड़ लिया हमने, 12 लाख आ गया, ये हमारा 10 लाख आ गया। टोटल एक्सपेंस को हमने जोड़ लिया, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आ गया एक्सपेंस, और ये रहा हमारा टोटल ऑफ इनकम। तो इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, 13 लाख आ गया। 20 लाख में से 10 लाख माइनस करोगे तो ये आपका 10 लाख आ गया, ठीक है। तो उसके बाद आपने पीबीटी निकाल लिया हमने, सॉरी कहाँ गया, ये रहा पीबीटी आ गया। पीबीटी के बाद इनकम टैक्स माइनस करेंगे। कितना इनकम टैक्स, 40% है, तो इस अमाउंट का 40% हमने निकाला, ये अमाउंट आया। इस अमाउंट का 40% निकाला, ये आया। माइनस करा, ये अमाउंट आ रहा है और ये अमाउंट आ रहा है। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट बनकर तैयार हो गई। अब बस कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कॉमन साइज पी एंड एल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2015-16 का परसेंट निकालेंगे। देखो परसेंट 2015-16। फिर किसका निकालेंगे, 2014-15 का परसेंट, 2014-15 का परसेंट। जैसे हमने बैलेंस शीट में फॉर्मूला क्या था, अमाउंट अपॉन में टोटल ऑफ असेट्स लायबिलिटी, लेकिन यहां पर फॉर्मूला होगा अमाउंट अपॉन में नेट सेल। नेट सेल को कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अमाउंट अपॉन में नेट सेल इनटू में 100, याद रखेंगे। वहां कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मूला है अमाउंट अपॉन में टोटल ऑफ असेट्स या फिर लायबिलिटी, और यहां पर फॉर्मूला है अमाउंट अपॉन में नेट सेल इनटू में 100, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं। जैसे हमें इस अमाउंट का निकालना है, ठीक है, तो इसका निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 25 लाख, ये है अमाउंट अपॉन में नेट सेल, और नेट सेल भी यही है, इसी को हम लोग नेट सेल भी कहते हैं। नेट सेल भी 25 लाख ही है, ठीक है, इनटू में 100। क्लियर होता है। तो ये 100% ही आ जाएगा आपका। फिर इस अमाउंट का निकालना है, तो 10 लाख अपॉन नेट सेल कितना है, नेट सेल है 25 लाख इनटू में 100, ठीक है। उसके बाद अमाउंट अपॉन नेट सेल और इनटू में 100, अमाउंट अपॉन नेट सेल इनटू में 100। इस साल का निकाल रहे हैं तो इस साल का ही नेट सेल लेना है, इस साल का निकालेंगे तो फिर इस साल का नेट सेल लेना होगा, ठीक है। जिस ईयर का निकालेंगे उसी साल का नेट सेल लेंगे सिर्फ। 25 लाख, 13 लाख डिवाइड में क्या करना है, 25 लाख इनटू में 100, जो भी आएगा कैलकुलेट करके आप लिखते रहना। 5,20,000 अपॉन में क्या है, 25 लाख और इनटू में 100। फिर कितना है, 7,80,000 अपॉन में 25 लाख और इनटू में 100, ये आ गया हमारा, ठीक है। इसका निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अमाउंट मान लो 20 लाख अमाउंट है अभी, अपॉन में इस साल का नेट सेल 2014-15 का नेट सेल कितना है, 20 लाख ही है, इनटू में 100, ठीक है। इस अमाउंट का निकालना है 7 लाख
अपॉन टोटल क्या है, नेट सेल क्या है 20 लाख इंटू में 100 कर देंगे। फिर कितना है 7 लाख, नेट सेल कितना है 20 लाख इंटू में 100, ठीक है। फिर 3 लाख का करना है हमारे को, 3 लाख डिवाइड में 20 लाख इंटू में आ गया 100, ठीक है। फिर 10 लाख का करना है, 10 लाख अपॉन में 20 लाख इंटू में 100, ठीक है। फिर इस 10 लाख का करना है हमारे को अपॉन में 20 लाख इंटू में 100 आ गया, ठीक है। तो सबको कैलकुलेट करके आप लिखते रहना जो भी आएगा। फिर इसी तरह से 4 लाख का निकल जाएगा, 4 लाख डिवाइड में क्या 20 लाख इंटू में 100, 6 लाख डिवाइड में क्या करेंगे 20 लाख इंटू में 100, माइनस मत लगाना इसमें क्योंकि ये टैक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हमने कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट करा, कॉम्पेरेटिव P&L करा। P&L में ध्यान रखना यही आता है एग्जाम में सबसे ज्यादा, और फॉर्मेट बना हुआ नहीं होता, फॉर्मेट आपको बनाना पड़ता है। फिर हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट करा, फिर कॉमन साइज P&L करा। इस चैप्टर में हल्की फुल्की थोड़ी बहुत थ्योरी है, वैसे इस चैप्टर की थ्योरी आती तो नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत पता ही होनी चाहिए, तो एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। थ्योरी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, कहता है ऑब्जेक्टिव और पर्पस यूटिलिटी फॉर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चाहे कंपैरेटिव बोलते हैं चाहे कॉमन साइज बोलते हैं, आंसर सेम ही है, ठीक है। कहता है कि हम क्यों कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं या क्यों हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि इससे जो डाटा होता है, वो जो डाटा हम प्रेजेंट करते हैं वो बहुत ही सिंपल और कंपैरेबल हो जाता है। कॉमन साइज या कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने से हम अपने डाटा को इजीली क्या कर पाते हैं, कंपेयर कर पाते हैं, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। इससे ट्रेंड इंडिकेट होता है, ट्रेंड मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। इससे पता चलता है एक्सपेंसेस के क्या हालचाल चल रहे हैं, असेट्स के क्या हालचाल चल रहे हैं, तो ये ट्रेंड पता चल जाता है। इंडिकेट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हमें पता चलता है कि क्या चीज फर्म में अच्छी चल रही है और क्या चीज हमारी खराब चल रही है, यानी किस असेट्स हमारे बढ़िया चल रहे हैं नहीं चल रहे, लाइबिलिटी के क्या हाल चल रहे हैं, तो हमें अपना वीक पॉइंट और हमारी स्ट्रेंथ दोनों पता चल जाता है। हेल्प इन इंटर फर्म कंपैरिजन, अपनी फर्म के डाटा को दूसरी फर्म के डाटा से कंपेयर करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। इसके बेसिस पे हम फोरकास्टिंग और प्लानिंग करते हैं। हमारा मैनेजमेंट हमारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट को देखते हुए फ्यूचर का अंदाजा लगाता है, यानी कि फोरकास्टिंग करता है, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करता है। इंपॉर्टेंस फॉर द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, ये किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले शेयर होल्डर, वो इंसान है जिसने पैसा लगा है, तो क्या वो देखना नहीं चाहेगा कि भाई बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पिछले सालों के मुकाबले बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ऑनर है भाई देखना चाहेगा। मैनेजमेंट चीज़ों का प्राइस डिटरमाइन करता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिटरमाइन करता है, प्लानिंग करता है, बजट बनाता है, तो उसको भी तो ये चीज़ देखनी है ना कि भाई हमारा क्या हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है कम हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है कम हो रहा है, हम कॉम्पिटिटिव फर्मों के मुकाबले कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लेंडर्स जो हमें लोन देते हैं, तो लोन वगैरह जो देते हैं बैंक वगैरह, सप्लायर वगैरह, तो वो भी तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं, वो देखते हैं हमारे कंपैरेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट को देख के पता लगाते हैं कि किनको लोन देना है और किनको लोन नहीं देना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हम अपनी कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन भी लेते हैं कि कौन सा टाइम है जहां पर हमें पैसा लगाना चाहिए, इस साल हमारी क्या सिचुएशन है, क्या हमें इस साल पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत सिंपल से चीजें जो अकाउंटिंग के अंदर भी थी। लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्या दिक्कत है। सबसे पहला हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, कंपैरेटिव स्टेटमेंट सिर्फ ये बताता है कि पिछले साल क्या हुआ, उससे पिछले साल क्या हुआ, या पिछले साल जो हमने परफॉर्मेंस करी उसमें दूसरे कॉम्पिटिटिव फर्मों की परफॉर्मेंस कैसी थी और हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी। ये स्टेटमेंट कभी भी हमें ये नहीं बताता कि जो कॉम्पिटिटिव की फर्में हैं वो फ्यूचर में क्या करने वाली है। अगला है हमारा अफेक्टेड बाय द पर्सनल जजमेंट, ये जो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं या कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, हर बंदा इसे अलग अलग तरीके से समझता है। हमारे मैनेजमेंट के अंदर ही अगर 4 एक्सपर्ट है तो चारों की उसको लेकर अलग अलग राय होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्वालिटेटिव एलिमेंट आर इग्नोर, आपको पता होगा कि अकाउंट्स तो क्वालिटी को इग्नोर ही करता है। ये ट्रेंड ये बताते हैं कि भाई प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये बताते हैं सेल बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे के रीजन नहीं बताता, इसके पीछे हमने क्या मेहनत करी, क्या स्ट्रेटजीज लगाई, क्या हमारी स्ट्रेंथ रही, क्या हमारा वीक पॉइंट रहा है, ये सब नहीं बताता है। प्राइस लेवल चेंज इग्नोर,
देखो अकाउंट्स ही प्राइस लेवल के चेंज को इग्नोर करता है। अकाउंट्स क्या करता है? प्राइस लेवल के चेंज को इग्नोर करता है। तो इससे बनने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारी कॉम्परेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट है, यहां पर भी प्राइस लेवल को क्या करा जाता है? चेंज किया जाता है। बात समझ में आती है? तो बच्चों यहीं पर हमारा जो चैप्टर है ये ओवर हो जाता है। अगली क्लास में मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा।